सो जो हमने बेसिक आइडिया पीके का ले चुके हैं, उसमें हमने बेसिक और एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। तो अब हमें मेन जीओसी जो है वो यहाँ से आपका पार्ट शुरू होगा, और हमें अब शुरू करने हैं पढ़ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। जितने भी अभी हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स 2-3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो भी पढ़ेंगे, ये आगे आने वाली पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में हर जगह यूज होंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगेंगे और हर जगह अलग अलग तरीके से लगेंगे। तो अभी से ये पहले तो ये जाना बहुत मतलब ये बहुत बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की जो डेफिनेशन लग रहा है और कैसे ये काम करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है हमारा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेटेड बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स के कोई एटम अगर अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है या रिलीज कर रहा है, मतलब पूरे के पूरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं, तो ये सब काम जितने भी बताएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बताएंगे। फर्स्ट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कंपाउंड में लगा रहता है, लाइक क्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, लाइक फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक ऑक्सीजन। तो जहाँ पे भी ये एटम्स आ जाते हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। उसके इस वजह से लाइक HCl आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl जो आपका एसिड है, इसका एक मॉलिक्यूल है। तो ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी हमने वो वाले यूनिट पढ़े नहीं है, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड वाले। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है जिस बॉन्ड में दोनों एटम्स इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब HCl के बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इक्वल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों लोग, वहां पे ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस बॉन्ड में क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि HCl में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन अपने पास रख के बैठा होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एक डाइपोल बन जाएगा आपके मॉलिक्यूल। तो इसके ऊपर आपका जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ये बस एक पार्शियल चार्जेस है, डेल्टा पार्शियल बता रहे हैं, बहुत कंप्लीट लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया और चार्ज, ऐसा नहीं हुआ। क्लोरीन ने क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे हैं, इसलिए इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रखा है और इसके ऊपर हमेशा एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। ये जो चीज है ये हमारी एक डाइपोल जैसी दिख रही है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। यही कुछ काम करने वाला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट है द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज थ्रू अ चेन ऑफ एटम्स लिंक्ड टुगेदर बाय अ सिग्मा बॉन्ड। अगर मैंने कहा कि मैंने एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2Cl, कुछ ऐसे लिखा, तो क्योंकि मैंने एंड में एक क्लोरीन लगा दिया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर। तो जितना जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे खींचे जाएंगे, फिर उसके बाद इससे, फिर उससे कम इससे, और फिर सबसे कम इससे। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि चेन की लेंथ बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच ले पूरी चेन पे, या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला एटम इलेक्ट्रॉन दे दे पूरी चेन को, तो ऐसे इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जो डेफिनेशन वगैरह है वो सब तो आपकी बुक में लिखी है। डेफिनेशन आई डोंट थिंक कि दे शुड आस्क, मतलब इन सब चीजों की डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, इन सब का सीधे एप्लीकेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सीधे यूज होता है। तो पहली बात तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो phenomenon of transmission of charge from transmission of charge through a chain of atoms। कोई बहुत छोटी सी भी चेन हो सकती है, लंबी सी भी चेन हो सकती है। तो चार्ज का ट्रांसमिशन होना है पूरी चेन में जो कि सिग्मा बॉन्ड से जुड़े। इंडक्टिव इफेक्ट में मेन थिंग जो है वो हमारी ये है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे भी जैसे कि CH3 CH2 CH2, तो ये सब जितने भी बॉन्ड हैं ये सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट करते हैं। जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, उन्हीं कंपाउंड्स में हम आपकी ये इंडक्टिव इफेक्ट देख पाएंगे।
सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में है, दैट इज इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, कोई टेम्पररी नहीं है। अगर एक बार किसी ने खींच लिया तो खींच लिया, मतलब अगर एक बार क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अब वो पूरी की पूरी चेन जो है आपकी पोलराइज हो गई, मतलब सब पे चार्जेस आ गए सारे कार्बन पे, और ये परमानेंट इफेक्ट रहेगा। तो थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि as distance will increase, your inductive effect will decrease. Inductive effect will decrease. मतलब जितना ज्यादा आप चेन से दूर जाते जाओगे, सीएल ने इससे सबसे ज्यादा खींचा, उससे कम इससे, उससे कम इससे, उससे कम से, और अराउंड फोर्थ एटम के बाद तो इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। मतलब जो भी मेन इंडक्टिव इफेक्ट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक रहता है, फोर्थ और फिफ्थ के बाद तो वो नेग्लिजिबल ही हो जाता है अराउंड। As distance will increase, inducting effect will decrease. अब इस बेसिस पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमें काफी कुछ देखना है। पहली बात जो शुरू करनी है वो हमें सेम जो हम ऊपर एसिड बेस स्ट्रेंथ पीके वगैरह से देख रहे थे, तो अब हमें फिर से ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंडक्टिंग इफेक्ट हमें एसिड बेस स्ट्रेंथ देखनी है। अगर किसी कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो कैसे उस एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा ये देखना। पहली बात तो ये कि एसिड बेस स्ट्रेंथ इज ऑलवेज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है कि हम कभी एक एसिड को दूसरे एसिड से कंपेयर करके ही उसकी स्ट्रेंथ बताएंगे। ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना कि मतलब अगर टीचर ने पूछा कि चूहा छोटा है या बड़ा है, तो चूहे को कंपेयर किससे करेंगे उस पर बता पाएंगे। चींटी से कंपेयर करेंगे तो कोई बड़ा है, बट हाथी से कंपेयर करेंगे तो काफी छोटा है। तो इसी बेसिस पे हम जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को जो कंपैरिजन वाला पार्ट आएगा वो हम जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ आएगी वो हमेशा कंपेयर करके बात कर पाएंगे दो एसिड या तीन एसिड्स के बीच में, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन कितना कम एसिडिक है। अच्छा, अब अगर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करें, पहले एसिड की बात करें, सिर्फ एसिड की बात करते हैं। तो मैंने कहा एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आने वाला है। अगर इस एसिड की हमें स्ट्रेंथ पता करनी है कि कितनी होगी, मतलब एक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई एसिड कितनी जल्दी अपना H+ डोनेट कर देगा, कितनी जल्दी कोई एसिड अपना H+ निकाल देगा। अगर इसको अपना H+ निकालना है तो ये इससे बन जाएगा, इसका एक एनायन बन जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, COO- और प्लस H+ तो निकल गया भाई, जाने वाला जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। H+ को निकलना है, वो निकलेगा। जो पीछे बच गया उसको देखना है। अब जो पीछे एनायन बच गया ये कितना स्टेबल है, ये इस पे डिपेंड करेगी आपकी एसिड की स्ट्रेंथ। अगर पीछे बचा हुआ एनायन आपका स्टेबल है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर ये पीछे बचा हुआ एनायन आपका कम स्टेबल है तो आपको वो H+ निकलने में दिक्कत करेगा और वो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। अगर ये एनायन स्टेबल है तो ये H+ को आराम से बोलेगा हाँ भाई तुम जाओ, और मैं तुम्हारे बिना भी स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारे जाने से या ना जाने से मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम जा सकते हो। तो H+ अपनी एसिडिटी दिखाने के लिए निकल जाएगा, और ये जो पीछे बचा हुआ एनायन है ये अगर स्टेबल है तो H+ को निकलने देगा। बट अगर H+ निकलने के बाद ये एनायन अनस्टेबल रहता है तो ये H+ को निकलने में प्रॉब्लम करेगा कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे बिना मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए तुम नहीं निकलोगे। अब वो निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करेगा उसको रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो। बट मेन बात यहाँ पे क्या है कि कोई भी एसिड की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी उसके H+ निकलने के बाद उसके एनायन पे। H+ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H+ तो हर एसिड देगा और हर एसिड से सेम H+ निकलेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि जो पीछे एनायन लेफ्ट है उस पे उसकी क्या स्टेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करेगी हमारी एसिड की स्ट्रेंथ। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसके हिसाब से अगर, क्योंकि CH3COO हमेशा H+ निकलेगा, तो हमेशा एक ऑक्सीजन पे या किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है। जब भी किसी भी एसिड से H+ निकालेंगे तो उस एटम पे नेगेटिव आना है। अब नेगेटिव चार्ज को हमें स्टेबलाइज करवाना है। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड अगर न्यूट्रल है
अगर कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी चीज न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर किसी के पास नेगेटिव है तो वो भी खुश नहीं है, और किसी के पास पॉजिटिव ज्यादा है तो वो भी खुश नहीं है। तो इस नेगेटिव वाले को अपना इलेक्ट्रॉन, ये जितना एक्स्ट्रा इसके पास चार्ज है, इसको हटाना है। इसका मतलब ये क्या चाहेगा कि इसके पास इधर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें लगी हूँ, इस तरफ जो चेन है अगर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा होगा इस तरफ, तो ये ऑक्सीजन का चार्ज अपनी तरफ खींचेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और हमारा ये एनायन स्टेबल हो जाएगा। अगर इसी में हमने कुछ लगा दिया, आपका यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी था, और अगर मैंने इस तरफ लगा दिया आपके चेन में कुछ पॉजिटिव वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कोई ग्रुप लगा दिया, तो भाई वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑलरेडी इसके पास इतना चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इतना दे नहीं पाएगा, मतलब ये एनायन आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात, एक कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है, एनायन को स्टेबलाइज करना है, और एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास चेन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में बात करें, कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हम उसको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, और कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा, हम उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। ये जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे प्लस आई वाले, और जो माइनस आई वाले होंगे ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स जो भी हमारे एसिड में या बेस में लगे होंगे, वो डिफाइन करेंगे कि हमारी एसिड की एसिडिटी या बेस की बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए। नाउ सपोज एक एग्जांपल में अगर मैंने यही सेम एसिड लिया CH3 और COOH, ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे X एटम लगा दिया। नाउ दिस X atom can be either plus I group or minus I group. If this X is minus I group, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड में देखना है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सारे सिंगल बॉन्ड में आपका इलेक्ट्रॉन खींचता चला जाएगा, मतलब आपका H का इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश करेगा, और H खुशी खुशी H+ के फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉन O को देके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस आई ग्रुप लगाया। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे फिर से सेम लिया, O लगा था, H लगा था, और यहाँ पे मैंने X एटम लगा दिया। नाउ इफ आई टेक X एटम टू बी प्लस आई ग्रुप, अगर मैंने प्लस आई ग्रुप लिया है, इसका मतलब ये इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को पूरी चेन में ट्रांसफर करेगा, मतलब डोनेट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका मतलब ये H को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और H को H+ के फॉर्म में निकलना है, मतलब H को अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना है, जबकि यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, हम उल्टा हाइड्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन देने पहुंच रहे हैं। तो ये जो है इस केस में आपका H+ निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपकी एसिडिटी बहुत ही कम हो जाएगी, लाइक बहुत ही कम, ठीक है। निकालने को आप यहाँ पे भी कुछ टफ कंडीशंस लगा के निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट वो मुश्किल काम होगा। बट यहाँ पे वही चीज है, आप माइनस आई ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका H+ बहुत इजीली बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है माइनस आई ग्रुप से हमेशा आपकी एसिडिटी बढ़ने वाली है। एसिडिटी is always directly proportional to minus I groups. जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स उतना अच्छा, और जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स उतनी ही आपकी एसिडिटी कम कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमें ये फाइनल कंक्लूजन मिला है। इसके बेसिस पे हमने आगे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ पे। यहाँ पे इस बुक में जो कुछ ग्रुप्स दिए हैं जो प्लस आई का काम कर रहे हैं, और कुछ ग्रुप्स दिए हैं जो माइनस आई का काम कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन करते करते आइडिया लग जाएगा। प्लस आई वाले में CH3 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो देना चाहेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नहीं देना चाहेंगे। तो और जितने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो भी नहीं देना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आपके माइनस साइन में आ जाएंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। जितनों के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा, CH3 आपका हमेशा प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई बहुत ही कम ग्रुप है, 3-4 भी होते हैं, बाकी आपके सबसे ज्यादा ग्रुप्स माइनस आई ग्रुप्स होते हैं। तो जो आपको यहाँ बेंजीन दिख रही है ये भी आपकी माइनस आई है, जिन पे प्लस चार्ज है वो तो माइनस आई होने ही है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ही। आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब माइनस आई है। तो ये सब कुछ मेन मेन माइनस आई के एग्जाम्पल है। उसमें से आपको ये चार जरूर ध्यान रखने हैं, हैलोजेंस और OH। देन कुछ इंपॉर्टेंट में आपको साइनाइड, साइनाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो भी आप 2-4 याद रख पाओ वो, मतलब क्वेश्चन देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नेगेटिव माइनस आई ग्रुप होगा और कौन सा प्लस आई ग्रुप। तो उन्होंने एक टेबल दिया है जिसमें उन्होंने कुछ एसिड दिया है और उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया। बहुत इजी है, कुछ माइनस आई ग्रुप्स लगा दिए हैं और कहीं कहीं प्लस आई ग्रुप्स लगा दिए। अगर आप यहाँ से शुरू करो तो सिर्फ एक ये नॉर्मल CH3COOH है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि CH3 इसके नीचे और COOH, और या फिर मैं लिखूँ CH2 और इसके इधर CH3 लिख दूँ और लिख दूँ COOH, तो ये बात सेम है। मतलब CH3 चाहे मैं इसके इस तरफ लिखूँ चाहे मैं इसको नीचे करके लिख दूँ, बात सेम है। तो उन्होंने नीचे करके दिखाया है, अगर आप ना कंफर्टेबल हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सब ग्रुप इधर ही लगे हुए हैं चेन पे ही। हाँ, एक यहाँ पे इन्होंने CH3 दिया हुआ है, नॉर्मल इथेनोइक एसिड, तो इन्होंने एक CH3 लगा दिया है, क्लोरीन लगाया है, क्लोरीन लगाया है, ब्रोमीन लगाया है, आयोडीन। तो पहले इन चारों में कंपेयर करते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑन गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब आपका माइनस आई कम हो जाएगा। माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिटी। अब सारी वैल्यूज में देख लो, पीके एक सबसे कम इसका है, हमने ये तो पिछले लेक्चर में बात की ही है कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो आपका पीके कम होना चाहिए फॉर ग्रेटर एसिडिटी। तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा माइनस आई वाला ग्रुप है इसलिए इसका पीके सबसे कम है। फिर आप जब फ्लोरीन पे पहुंचे देन ब्रोमीन देन आयोडीन, तो आपका पीके थोड़ा थोड़ा बढ़ गया बिकॉज आपका माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, इससे आपका एसिडिटी कम हो गई, इसलिए पीके बढ़ गया। तो ये चारों में अगर कंपेयर करें तो माइनस आई बढ़ने से एसिडिटी बढ़ रही है। नाउ CH3 ग्रुप अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज प्लस आई ग्रुप। प्लस आई होने की वजह से इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। इसलिए आप देखो इन सारी वैल्यू में 4.87 जो प्रोपेनोइक एसिड की पीके है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब प्लस आई होने की वजह से ये एसिड सबसे कम एसिडिक है। और H है, H भी आपका वैसे तो प्लस आई में ही आएगा, ठीक है, बट किस CH3 से कम होगा और इन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि H ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो अराउंड बीच का है। तो जो इसकी एसिडिटी है, क्योंकि हम एसिडिटी को कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, तो जो पहले वाला ये वाला स्ट्रक्चर है इसकी एसिडिटी CH3 वाले से तो ज्यादा होगी, ठीक है। CH3 क्योंकि प्लस आई है इसलिए इस वाले की एसिडिटी CH3 वाले से ज्यादा होगी, बट इन सबसे कम होगी बिकॉज यहाँ पे तो बड़ा बड़ा माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे कोई माइनस आई कोई प्लस आई जैसी चीज नहीं है, और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लस आई लग रहा है, इसलिए आपकी जो इस वाले फर्स्ट वाले की एसिडिटी है वो सेकंड वाले से ज्यादा होगी। एसिडिटी ज्यादा होगी इसका मतलब पीके कम होगा। देख सकते हैं पीके जो है इसका कम है क्योंकि फर्स्ट वाले की एसिडिटी सेकंड वाले से ज्यादा है, बट फर्स्ट वाले की एसिडिटी इन चारों से कम है, इसलिए देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज जो है ये इससे कम, क्योंकि इन चारों की एसिडिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा। तो ये जो कंपैरिजन हमने किया है एक बार ध्यान से टेबल को देखिएगा, एनालाइज करिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है कितना अमाउंट ऑफ माइनस आई कोई लगा पा रहा है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा माइनस आई लग पाएगा, और जितना माइनस आई लग पाएगा उतना ज्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, जितना प्लस आई लगेगा आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। जहाँ कोई माइनस आई प्लस आई जैसी चीज नहीं लग रही है वो आपकी इंटरमीडिएट रहेगी इन बिटवीन माइनस आई टू प्लस आई। ये टेबल आपको कोई भी ऐसे साइड चेन में कुछ भी लगा के दे देगा और आपको ऐसे एसिडिटी कंपेयर करने को बोलेगा, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना। सेकंड जो उन्होंने टेबल दी है, ठीक है, सेकंड टेबल में उन्होंने आपको यहाँ देखें तो एक
क्लोरीन लगा दिया है, मतलब मोनोक्लोरो, देन डाइक्लोरो, देन ट्राइक्लोरो, मतलब माइनस क्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो एक क्लोरो लगा दे, दो क्लोरीन लगा दे, और थर्ड केस में 3 क्लोरीन लगा दिया, और ऊपर वाले केस में कोई भी क्लोरीन नहीं, तो पहले फर्स्ट वाले केस को छोड़ दें। इन तीनों को कंपेयर करें तो क्योंकि क्लोरीन बढ़ रहे हैं, माइनस आई बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पीके कम हो जाएगा। तो आप देखो मोनो से डाई से ट्राई तक जाने में आपकी पीके कम हो जाएगा बिकॉज एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज आपका माइनस आई ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, ये इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, और नीचे भी खींचेगा, 3 ग्रुप्स खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ 2 ही खींच पा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला एक क्लोरीन खींच पा रहे हैं। बट जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इस फर्स्ट वाले की एसिडिटी सबसे कम होगी इन तीनों में, मतलब पीके सबसे ज्यादा होगा। तो देख सकते हैं इसका पीके सबसे ज्यादा क्यों है? बिकॉज इस स्ट्रक्चर की एसिडिटी सबसे कम है। क्यों सबसे कम है? बिकॉज इसमें कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा, और इन तीनों में एक एक करके माइनस आई बढ़ता गया है, इसलिए एसिडिटी बढ़ती गई है, इसलिए आपका पीके वैल्यू कम होती गई। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कंपेयर करने को, आपको 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप लगा के दे देगा और आपको उसको उसमें एसिडिटी कंपेयर करने को बोलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे Cl एक तरफ खींच रहा है, यहाँ 2 Cl खींच रहे हैं, और यहाँ पे 3 Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम एसिडिटी को कंपेयर करते हैं। तो यू कैन सी एसिडिटी फॉलोज फ्रॉम इथेनॉइक एसिड, देन मोनो, देन डाई, एंड देन ट्राई भी सबसे ज्यादा। नाउ अब उन्होंने एक और तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर किया है, जहां पे उन्होंने पोजीशन चेंज की है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। जो मैंने बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा जैसे जैसे आप चेन से दूर जाते जाओ। अभी आपको यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, पहले केस में उन्होंने कोई क्लोरीन नहीं लगाया, सेकंड केस में उन्होंने एकदम COOH के बगल में पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे उन्होंने दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगाया, तो यहाँ पे उन्होंने तीसरे कार्बन पे क्लोरीन, सिर्फ एक एक ही क्लोरीन लगाया है सब में, बट उन्होंने उसका डिस्टेंस चेंज कर दिया है फ्रॉम मेन फंक्शनल ग्रुप। हमको इलेक्ट्रॉन खींचने कहाँ से शुरू करने हैं? जब H+ निकल जाएगा, जब COOH से आपका H+ निकल जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचना शुरू करना है। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचना शुरू करना है, इसका मतलब आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए वो ऑक्सीजन के जितना पास लगेगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर ये जो ग्रुप है अगर वो जितना दूर लगेगा ऑक्सीजन से, आपका इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। मतलब जब क्लोरीन एकदम COOH के बगल वाले कार्बन पे लगा है तो मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट देगा, मतलब मैक्सिमम माइनस आई ग्रुप देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, मतलब मैक्सिमम एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। देन जब आपने क्लोरीन को एक कार्बन दूर कर दिया तो थोड़ी सी उसकी माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, तो यहाँ पे आपको माइनस आई थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ जो थर्ड वाला केस है, इसमें क्लोरीन क्योंकि एकदम एंड में लगा हुआ है तो इसका डिस्टेंस और बढ़ गया इस ऑक्सीजन से, तो आपको इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और कम देखने को मिलेगा, मतलब माइनस आई और कम हो जाएगा। जब माइनस आई कम हो रहा है तो एसिडिटी कम हो जाएगी, मतलब पीके बढ़, तो आप देखो यहाँ से यहाँ पीके बढ़ गया और यहाँ से यहाँ और बढ़ गया, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने ग्रुप्स का, इसका मतलब हमने उसकी माइनस आई वाली जो इफेक्ट है उसको धीरे धीरे कम कर दिया डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से। तो फर्स्ट वाले में कोई भी नहीं है, अब कोई भी नहीं, कुछ ना होने से बेहतर तो कुछ है ना, तो यहाँ पे कुछ तो है माइनस आई, हमेशा जो फर्स्ट वाले की एसिडिटी है इन तीनों से कम रहेगी, एसिडिटी कम रहेगी मतलब पीके हमेशा ज्यादा रहेगा, तो दिस विल गिव यू मैक्सिमम पीके वैल्यू एज कंपेयर्ड टू दीस थ्री, बिकॉज इसमें कुछ तो माइनस आई लगेगा, भले दूर जा रहा है बट बहुत ही थोड़ा अमाउंट कह सकते हैं माइनस आई का लगेगा, इसमें काफी अच्छा रहेगा, और इसमें तो बहुत ही अच्छा माइनस आई लगेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसकी मिनिमम हो जाएगी। एसिडिटी मैक्सिमम है, एसिडिटी मिनिमम है, उसके हिसाब से इसका पीके मिनिमम हो जाएगा और इसका पीके मैक्सिमम हो जाएगा। एंड फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले को कंपेयर करें तो कुछ ना होने से बेहतर कुछ है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी माइनस आई नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनस आई है, इसलिए फोर्थ वाले की एसिडिटी फर्स्ट वाले से थोड़ी तो ज्यादा होनी ही होगी। ये कंपैरिजन है। नाउ
अब उन्होंने एक कंपैरिजन किसके बीच में दिया है, एक पॉजिटिव ग्रुप है। हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ग्रुप जितने भी होंगे, पॉजिटिव ग्रुप जिस भी चीजों के ऊपर आपका प्लस चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, तो हमेशा उनको इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो उसमें खुश है। तो हमेशा पॉजिटिव ग्रुप्स जो है आपका माइनस आई ग्रुप का काम करने वाले हैं। वाई? बिकॉज उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब खींचेंगे अपनी तरफ। ऑलरेडी उनके ऊपर पॉजिटिव है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब उनको खींचना है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट केस में यहाँ पे देखो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है CH2COOH और इन्होंने एक NCH3 होल थ्राइस, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप को देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट एक ग्रुप है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला है क्योंकि ये माइनस आई का काम करेगा। अब यहाँ पे देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ चौथे कार्बन पे आपका ये ग्रुप लगा है। यहाँ आप देखो तो पहले कार्बन पे ही इसका ग्रुप लगा है और यहाँ पे तो वो ग्रुप ही नहीं लगा। तो वही बात है, कुछ ना होने से बेहतर कुछ है। तो पहली बात तो इसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी क्योंकि कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है। जब एसिडिटी सबसे कम मतलब पीके सबसे ज्यादा, तो आप इन तीनों में कंपेयर करो, इसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा। राइट नाउ अब जो ये वाला और ये वाला ग्रुप है इसमें हम बात करें तो ये जो है फर्स्ट कार्बन पे लगा है, तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे लगा है। डिस्टेंस के साथ आपका माइनस आई कम हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पे है तो आपका माइनस आई कम है, माइनस आई कम है तो एसिडिटी कम है, एसिडिटी कम है तो पीके ज्यादा है। डिफरेंस देख रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पे लगा था पीके 1.83, फोर्थ कार्बन पे लगा है पीके 4.13। तो एक कार्बन से चौथे कार्बन तक पहुंचने में काफी माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। यहाँ पे 1.83, यहाँ पे 4.27। तो इसलिए जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे माइनस आई कम हो जाएगा, माइनस आई कम हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी तो आपका पीके बढ़ जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका माइनस आई इफेक्ट। तो हमने कुछ माइनस आई के एप्लीकेशन देखी, एक तो डिस्टेंस से देखना है, एक नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप्स लगे होंगे उससे देखना है। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा माइनस आई कम होता जाएगा, प्लस आई भी कम होता जाएगा, मतलब पूरा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ अपोजिट काम करेगा। आप दूर जाते जाओगे आपका माइनस आई प्लस आई कम हो जाएगा। जितने माइनस आई ग्रुप बढ़ा दोगे उतना इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे, जितने प्लस आई ग्रुप बढ़ा दोगे उतना इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे। ये दो टेबल से हमने ये सीखा, और एक जो थर्ड टेबल थी उसमें जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उतना ज्यादा माइनस आई, और जितना माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। तो ये तीन टेबलों से हमने तीन चीजों को तीन तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट्स को कंपेयर किया है। ना जो नेक्स्ट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर किसी ग्रुप पे, अगर किसी कंपाउंड पे पहले से प्लस है, प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उस पर भी हमारी एसिडिटी और बेसिसिटी डिपेंड करेगी। कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने कहा कि यही, अगर मैंने कहा कि COO माइनस, हमें इस एनायन को स्टेबलाइज करना है फॉर इंक्रीजिंग द एसिडिटी। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, कोई भी XYZ एनी ग्रुप विच इज ऑलरेडी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इनिशियली, तो ठीक है, अच्छी बात है इसके लिए तो कि इसके ऊपर पॉजिटिव है। ये चाहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है और ऑक्सीजन है, तुम्हारे पास तो काफी इलेक्ट्रॉन है, तुम मेरे को दे दो, मतलब मेरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो तुम भी स्टेबल और मैं भी स्टेबल। तो जब ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा यहाँ पे जो पहले से पॉजिटिव चार्ज रख के बैठा होगा, तो आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देना है और इसको लेना है, कोई देने वाला है कोई लेने वाला है, आराम से बात बन गई। यहाँ पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये बोलेगा कि मुझे तो लेना नहीं, मुझे भी देना है और तुम इसको भी देना है, भाई दोनों को देना है तो किसको दे, ना ये इसको दे सकता है ना ये इसको दे सकता है। तो यहाँ पे आपकी ऐसी चीजों में आपकी एसिडिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? बिकॉज नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इन दोनों के नेगेटिव चार्ज को खींच सके। इसी बेसिस पे एक और कंसेप्ट जो आया, दैट इज, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें CH2COOH, और इधर भी मैंने लगा दिया COOH, मतलब ये कैसा सा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, CH2 है बीच में, एक इधर CO और OH ग्रुप लगा है, और इस तरफ भी एक CO और OH ग्रुप लगा है, ठीक है। इस पे हमने एक बार इसका डिसोसिएशन करवाया, मतलब एक, अब यहाँ पे एक दो बातें आ जाएंगी, एक
Ka1 और Ka2। Ka क्या है? Ka हमारा सेम वे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। जब एक बार यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना निकलने वाले, एक निकल जाए इसको हम Ka1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक निकलने के बाद सेकेंड स्टेप में जब दूसरा निकालेंगे तो हम इसको Ka2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जब हम इसकी Ka1 निकालेंगे तो हम इसको Pka1 बोल देंगे, और जब हम सेकेंड वाला निकालेंगे तो इसको Pka2 बोल देंगे। अब इस बात पे जो अभी हमने ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप की बात कही, अगर मैंने एक निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हमारा ग्रुप जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे COOH। अब ये बताना है क्या ये सेकंड हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन से जल्दी निकलेगा या देर से निकलेगा। तो अगर पहले ये जो सेकंड हाइड्रोजन हमें अब यहाँ से रिलीज करवाना है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन से जल्दी निकलेगा या देर से निकलेगा। मैं यहाँ देखिए, मैंने बोला अगर पहले से ग्रुप में पॉजिटिव है तब तो निकलेगा जल्दी, एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन पहले से ग्रुप में नेगेटिव है तो फिर वो मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी। पहले से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव आ गया है, तो हमारे पास क्या ऐसा कोई ग्रुप है जिसपे ऑलरेडी नेगेटिव है। जब हम इसको निकालने जाएंगे तो इधर भी एक नेगेटिव आएगा और इधर भी एक नेगेटिव है, तो ऐसी चीज तो डिस्टेबलाइज कर लिया ना कंपाउंड को। दोनों तरफ नेगेटिव है, कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई लेने वाला नहीं है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी चीजें जब होंगी तो सेकेंड वाला हाइड्रोजन बहुत धीरे निकलेगा आपके फर्स्ट हाइड्रोजन से। इसका मतलब ऑलवेज Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। मतलब फर्स्ट हाइड्रोजन हमेशा जल्दी निकल जाएगा, बिकॉज पहले से आपका कंपाउंड न्यूट्रल है, पहले बिना किसी हाइड्रोजन निकाले न्यूट्रल था। एक हाइड्रोजन निकल गया, अब एक तो निकल गया, अब दे गया नेगेटिव। अब सेकेंड वाली हाइड्रोजन की निकलने में जान निकलेगी, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव है और एक और ऑक्सीजन पे नेगेटिव अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये ग्रुप, इसलिए बोलेगा कि तुम मत निकलो। बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ हार्श कंडीशन अप्लाई करके हम इसको भी निकाल देंगे, बट वो स्पीड उसकी कम होगी निकलने की एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ऑलवेज Ka1 will be greater than Ka2, मतलब Ka1 is the first dissociation constant and Ka2 is the second dissociation constant. So always Ka1 will be greater than Ka2. ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा, कि अगर किसी कंपाउंड में आपको दो एसिडिक ग्रुप लगा के दे दिए, जैसे ये बात, एक तरफ CO है जो दूसरी तरफ भी CO है, अगर कोई कंपाउंड में आपको दो एसिडिक ग्रुप लगा के दे दिए, अब आपको कंपेयर करने को बोलेगा कि भाई पहला हाइड्रोजन कितनी जल्दी निकलेगा या सेकंड हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। किसी ग्रुप में अगर हाइड्रोजन निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज बच गया तो आपका सेकंड हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा, लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज बच गया तो सेकेंड हाइड्रोजन निकलने में दिक्कत करेगा और एसिडिटी को कम कर देगा। क्योंकि यहाँ पे भी पहले से नेगेटिव था, अब इधर एक और ऑक्सीजन पे निकाल के आप नेगेटिव लाना चाहते हो, तो दो नेगेटिव आपस में एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करेंगे ही करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव है तो आप ठीक है, अब वो कहेगा आराम से, मैं H+ बोलेगा मैं निकल जाता हूँ, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो ये प्लस वाला ग्रुप अपने ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। ये एक Ka1 Ka2 का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ जो अब जो हमें अपनी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू +I एंड -I, वो हमें कार्बोकैटायंस के लिए करनी है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये आगे चल के पूरी ऑर्गेनिक की हर एक रिएक्शन में इसका कंसेप्ट लगेगा। कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन और एक वर्ड है कार्बोनायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन चला लो ना, हाँ बोलो। एक कार्बोकैटायन है और एक कार्बोनायन है। कार्बोकैटायन मतलब जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए दैट इज कार्बोकैटायन, और जब कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए दैट इज कार्बोनायन। तो नाम से पता चल रहा है कार्बन पे कैटायन एंड कार्बन पे एनायन। तो अब इनकी रिएक्शन जो है वो मतलब इनकी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। इफ आई मेक अ कार्बोकैटायन लाइक दिस, फिर एक कार्बोकैटायन मैं ऐसे बना दूं, इस पे मैं एक CH2 लगा दूं, फिर एक कार्बोकैटायन मैं ऐसे बना दूं, इस पे मैं 2 CH3 लगा दूं, और CH3 कौन से ग्रुप है, +I ग्रुप है, और मैं फिर एक और कार्बोकैटायन बना दूं जिसमें मैं तीनों तरफ CH2 लगा दूं।
4 बॉन्ड नहीं बना सकते आप कार्बोकेटायन में, क्योंकि 4 बॉन्ड बना देंगे तो फिर वो कार्बोकेटायन ही रह जाएगा। कार्बोकेटायन के लिए 3 बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड योर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये किस पे है? एक CH3 है तो प्राइमरी, 2 CH3 है तो सेकेंडरी और 3 CH3 है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन। इसमें एक भी नहीं है तो हम इसका नाम दे देते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि ये CH3 है ना, CH3 पे प्लस चार्ज है, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अच्छा, अब इनकी स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत इजी है कंपेयर करना। भाई कार्बन पे है पॉजिटिव, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होने चाहिए, और CH3 हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने वाला इंसान है, प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे एक CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे 2 देंगे, और यहाँ पे आपके 3 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? वही टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। क्योंकि इस पे कोई भी नहीं दे रहा, इसमें कम से कम एक तो दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है भाई कार्बन, इसको एक दे रहा है, इसको 2 CH3 दे रहे हैं, और इसको यहाँ पे 3 CH3 मिलके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्लस आई ग्रुप्स उतनी ज्यादा आपके कार्बोकेटायन की आपकी स्टेबिलिटी। इस बेसिस पे हम कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। सो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर मैंने एक बात कही थी कि acidity is directly proportional to minus I and acidity of any compound is inversely proportional to plus I। ठीक है, एसिडिटी माइनस आई जितने ग्रुप होंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, बट प्लस आई ग्रुप्स होंगे तो एसिडिटी कम होती जाएगी। एंड नो एसिडिटी इज ऑलवेज मतलब उल्टी चलती है बेसिसिटी की। तो एसिडिटी कम हो रही है तो पर बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, एंड बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्योंकि एसिडिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेसिसिटी इनवर्सली हो जाएगी, और एसिडिटी प्लस आई के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस बेसिस पे अगर हम अमीन्स की बेसिसिटी को कंपेयर करें, तो अगर ये हम कहें कॉन्जुगेट एसिड है किसका, NH3 का, तो ये NH3 जब H+ एक्सेप्ट करेगा तो आपका NH4+ बना लेगा। That means this ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। According to ब्रोंस्टेड लॉ, जो भी चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है that is base, that means this is base, और इसका जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद this is a conjugate acid। तो ये यहाँ पे conjugate acid का काम कर रहा है। अगर इसी N प्लस पे मैं अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, अभी 3 हाइड्रोजन कर देते हैं और एक ग्रुप लगा देते हैं आपका CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप। और अमीन्स में हमेशा बेसिसिटी चेक करते हैं ये, और अब हम यहाँ पे लगा देंगे 2 CH3 और प्लस चार्ज अभी भी रहेगा। ठीक है, अब हमें आपकी कंपेयर करनी है pKa वैल्यू, या कह सकते हैं अगर बेसिसिटी चेक करनी है तो सब प्लस आई ग्रुप्स लगे हैं, ये प्लस आई, एक प्लस आई, ये 2 प्लस आई। 3 वाले की बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे, 3 भी लगा सकते हैं बिल्कुल, बट उसमें आपके कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कुछ और भी आपके इफेक्ट्स करने लगते हैं, तो उसके बाद डिटेल में बात नहीं होगी। अभी हम सिर्फ 1 और 2 की बात करेंगे। यहाँ कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, नो प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई और यहाँ पे आपके 2 प्लस आई ग्रुप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या 2 जन। मैंने बोला कि प्लस आई से बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। दैट मींस कि आपका जो ये वाला अमीन है दैट विल बी हाईली बेसिक, और फिर ये वाला, तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। एसिडिटी का ऑर्डर इसका उल्टा होता है, दिस इज द ऑर्डर फॉर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इनकी पीके वैल्यूज अगर जो गिवन है, इसकी है 9.24, इसकी है 10.62, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम बेसिस की भी पीके ए ही देखेंगे।
पीके बी निकालेंगे बट उसको 14 में से माइनस करके, बिकॉज एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था पीके ए प्लस पीके बी इज इक्वल टू 14, तो हम पीके ए निकालने के लिए पीके बी वैल्यू को 14 में से माइनस कर देंगे, तो पीके ए ही, बेसिस का भी पीके ए ही लेंगे और एसिड का भी पीके ए ही लेंगे, ताकि हम सबको एक साथ पीके ए के टर्म्स में कंपेयर कर पाए। तो ये इसकी जो पीके है दैट इज 10.73, तो इसका मतलब पीके ए बढ़ रहा है, एसिडिटी कम हो रही है, एसिडिटी कम हो रही है मतलब बेसिसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स कि ये ज्यादा बेसिक है, ये उससे कम और ये उससे कम। तो कुल मिला के जो भी अभी तक हमने कंक्लूजन पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश, मतलब एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स पे डिपेंड कर रहा है कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कितने माइनस आई या कितने प्लस आई लगे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। 3 चीजों पे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड कर रहा है, और 3 चीजों पे अलग अलग हमने 3 टेबल्स पढ़ी, उन पे अलग अलग एसिड्स की एसिडिटी कंपेयर करी। देन जो सेकंड थिंग है कि अगर किसी ग्रुप पे पहले से ही प्लस है तो एसिडिटी, तो H प्लस निकलने के बाद एसिडिटी बढ़ जाएगी। किसी ग्रुप पे किसी कंपाउंड में पहले से नेगेटिव है तो वो H प्लस निकलने में दिक्कत करेगा, दैट वो हमने Ka1 Ka2 से समझाते हैं। देन कार्बन कैटायन और कार्बन आयन, जैसे हमने कार्बन कैटायन पढ़ा है वैसे ही हम कार्बन आयन भी पढ़ सकते हैं। जब कार्बन आयन छूट गया यहाँ पे, तो कार्बन आयन को अगर हम देखें तो कार्बन आयन का मतलब है जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया और इस पे मैंने एक CH3 लगा दिया और 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया और मैंने इस बार 2 CH3 लगा दिए और एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया और इस बार मैंने तीनों CH3 लगा दिए। तो अपने अब ये जो बहुत ही क्लियर सी बात है कि नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, चार्ज पड़ा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन देने पे लगा है कि मैं तो एक दूंगा, फिर बोलेगा मैं 2 तरफ से दूंगा और फिर बोलेगा मैं 3 तरफ से दूंगा। तो भाई कार्बन बोलेगा इतने इलेक्ट्रॉन लेके मैं कहाँ जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा, इसलिए मत दो। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी में आपकी ये और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्योंकि कार्बन कैटायन उल्टा था, बिकॉज उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो वो CH3 दे रहे थे, वो खुश था। यहाँ पे कार्बन आयन पे नेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, CH3 देने पे लगे हैं, तो वो बोलेगा इतने इलेक्ट्रॉन मैं नहीं ले सकता, तो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे आपका इनवर्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू योर कार्बोकैटायन, राइट। तो कार्बोकैटायन और कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी, इसको डिटेल में हम और आगे भी पढ़ेंगे। देन ये वाली जो 4 बातें हैं, माइनस आई बढ़ने से एसिडिटी बढ़ेगी और प्लस आई बढ़ने से एसिडिटी कम हो जाएगी। एक चीज याद रखेंगे, कंपेयर करें सब चीजों में एसिडिटी याद रखेंगे, और बेसिसिटी पूछेगा तो एसिडिटी का उल्टा कर देंगे बस। यहाँ पे अगर अमीन्स की बेसिसिटी पूछ रहा है तो हमें पता है कि माइनस आई बढ़ाने से एसिडिटी बढ़ती है और प्लस आई बढ़ाने से एसिडिटी कम होती है, तो प्लस आई बढ़ाने से बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखना एक CH3 है, यहाँ 2 CH3 है, तो आपके प्लस आई ग्रुप्स बढ़ गए, प्लस आई ग्रुप्स बढ़ने से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी बट बेसिसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए आपका पीके जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कंपेयर करने को, अरेंज करने को देगा ऑर्डर में कि इसकी बेसिसिटी उसकी एसिडिटी ऐसे ऐसे कंपेयर करो, वो क्वेश्चन है भी आपके ये टॉपिक एंड होने के बाद। सो ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ खत्म है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे रेजोनेंस, बट ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, बहुत ही ज्यादा इजी हैं, और इनको एक बार ट्राई करिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करनी है और इन तीनों में, देन इन तीनों में, और यहाँ पे इन दोनों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करनी है। उनके सोल्यूशन मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट उससे पहले आप एक खुद ट्राई करिए।